So this is the 19th video on Newton's laws of motion. ठीक है, ओके. दिस इज कंटिन्यूशन ऑफ द 18th वीडियो. इसमें हम लोग एक नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन. समझे? हम लोग देखेंगे कमिंग वीडियोस में कि जो कंबाइंड इक्वेशन मोशन का जो कंसेप्ट है, बहुत सा फिजिकल में न्यूटन्स लॉ बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना काफ़ी सहूलियत हो जाता है, काफ़ी आसान हो जाता है, नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो जाता है. समझे? सॉल्यूशन बिकम्स ईजियर. इट्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. आगे भी बहुत जगह यूज़ होगा ये न्यूटन्स, ये कंबाइंड इक्वेशन का जो कंसेप्ट है, आगे भी इसका बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ होगा. इसका रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में भी इसका एक्सटेंसिव यूज़ होगा. समझ गया ना? तो पहले हम क्या करेंगे, कंसेप्ट ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे. देखिए, कंसेप्ट में ऐसा कुछ हाई फाई कंसेप्ट नहीं है. जैसे मान लीजिए एन पार्टिकल सिस्टम मेरे पास गिवन है, सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, दैट इज अ गिवन सिस्टम. सिस्टम पर बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज लग रहा है, रियल एक्सटर्नल फोर्सेज. हर पार्टिकल एक दूसरे पर इंटरनल फोर्स लगा रहा है इन अकॉर्डेंस विद द थर्ड लॉ. हम लोग हर पार्टिकल को न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन सेटअप कर देंगे ग्राउंड फ्रेम में और सबको जोड़ देंगे. इंटरनल फोर्सेस पेयर वाइज कैंसिल हो जाएगा और खाली जो बच जाएगा वही एक्सटर्नल फोर्सेज आएगा उसमें, और जो रिजल्टिंग इक्वेशन मिलेगा जोड़ने के बाद वही मेरा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन है. समझ गए? तो ये इसका छोटा सा प्रूफ है, ये तुम बता ही देंगे. प्रूफ कंसेप्ट जानना होगा, ठीक है ना? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होगी आपको बता देंगे, ठीक है? सो कंसेप्ट ऑफ combined equation of motion. Concept of combined equation of motion. Combined equation of motion. Combined equation को शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे CE. C for combined, E for equation. ठीक है? अच्छा, देखिए समझाने के लिए, अच्छा अभी हम बताएंगे आपको. देखिए, हम चाहें तो कंबाइंड इक्वेशन किसी फ्रेम में सेटअप कर सकते हैं, इनर्शियल नॉन इनर्शियल कोई भी. तो हम लोग फॉलो करेंगे रूल कि हम लोग हमेशा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इनर्शियल फ्रेम में सेटअप करेंगे. उसको हम लोग बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? विल सेटअप द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस. ठीक है? मैंने कोई सूडो फोर्स नहीं आएगा, खाली रियल फोर्सेज ऐड करेगा. उसको थ्योरी भी हम डिस्कस कर देते हैं. ठीक है? देखिए, ये मेरा इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस है आई. ये मेरा कलेक्शन ऑफ एन पार्टिकल्स है. समझाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम मान लेते हैं वी हैव अ 3 पार्टिकल सिस्टम P1, P2 एंड P3. ठीक है? इज अ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स. मास ऑफ पार्टिकल P1 इज m1, मास ऑफ पार्टिकल P2 इज m2, मास ऑफ पार्टिकल P3 इज व्हाट, m3. ये मेरा सिस्टम है. एक दूसरे पर आपस में फोर्स लगाएगा, वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, और जो इनके अलावा जो कुछ है सराउंडिंग, वो जो बाहर से फोर्स लगाएगा इन पार्टिकल्स पर, वो इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा. अच्छा, नोटेशन ये फॉलो करेंगे. देखिए, FJI फोर्स ऑन पार्टिकल PI ड्यू टू पार्टिकल PJ. यहाँ पर बस थ्योरी आसान करने के लिए 3 पार्टिकल ले रहे हैं, बट देखें हमें एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स. समझ गया ना? एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी देयर. सो FJI इज द फोर्स ऑन पार्टिकल PI ड्यू टू पार्टिकल PJ. और इसमें I और J, इस केस में I और J 1 2 3 तक जाएगा, और I और J इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि इक्वल करने मतलब है कि FII यानी फोर्स ऑन PI ड्यू टू इटसेल्फ वो 0 होगा. देखिए, फिजिक्स में हम मान के चलते हैं कि पार्टिकल खुद पर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता है. उसको फोर्स लगेगा तो बाहर से ही फोर्स लगेगा, आप अपने आप को फोर्स नहीं एक्सर्ट करेगा. इस बात को जानना है. ठीक है? और FIJ वो हो जाएगा फोर्स ऑन पार्टिकल PJ ड्यू टू पार्टिकल PI. ठीक है? FIJ ये हो जाएगा फोर्स ऑन पार्टिकल PJ ड्यू टू पार्टिकल PI, वेयर I इज नॉट इक्वल टू J. अच्छा, इस केस में I और J 1 2 3 तक जाएगा, बट अगर n पार्टिकल के जनरलाइज करेंगे तो 1 से n तक जाएगा I और J दोनों इंडेक्स. ठीक है ना? अच्छा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम जानते हैं FJI इज नेगेटिव ऑफ FIJ. Interaction forces between 2 particles are equal and opposite. That is, they have the same magnitude but opposite direction. यहाँ IJ 1 2 3 तक जाएगा बोल दिए हैं 3 पार्टिकल के लिए. अगर n पार्टिकल सिस्टम है तो IJ 1 से 1 2 3 अप टिल n तक जाएगा. ठीक है? So this means FJI plus FIJ is a zero vector. FJI plus FIJ is a zero vector. This means okay. अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये पार्टिकल पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं इनर्शियल फ्रेम में P1 के लिए. तो क्या लिखेंगे, m1 टाइम्स A1I. A1I मीनिंग एक्सेलरेशन ऑफ P1 विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम I.
ये तो प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि जिस फ्रेम में लगाएंगे न्यूटन्स लॉ मास टाइम्स एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स, एक्सेलरेशन उसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में लेंगे जिस फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं। हम अप्लाई कर रहे हैं इनर्शियल फ्रेम में, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो पार्टिकल को लेंगे वो इनर्शियल फ्रेम में होगा। दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 1 विच इज F1। अब पार्टिकल P1 पे फोर्स कौन लगाएगा? P2 P3 लगाएगा, जो इंटरनल फोर्स है, प्लस सराउंडिंग जो कुछ लगाएगा, है ना। इसको लिखेंगे F21 प्लस F31 प्लस F1 एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्सेस मीनिंग नेट फोर्स, रियल फोर्स ऑन द पार्टिकल P1 ड्यू टू सराउंडिंग, एक्सक्लूडिंग दिस टू। ये तीनों सिस्टम में है। ये दोनों जो इसको फोर्स लगाया वो यहाँ लिख दिए हैं। ये वाला जो एडिशनल फोर्स जो सराउंडिंग लगा रहा है, इन तीनों के अलावा सराउंडिंग लगा रहा है P1 पर रियल फोर्स, उन सारे का फैक्टर सम जो है वही F1 एक्सटर्नल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, P2 को लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इनर्शियल फ्रेम I में। तो क्या लिखेंगे, इनटू A2I बराबर क्या लिखेंगे, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल क्या होगा, F2 हो जाएगा। उसको लिखेंगे F1 2, जो 2 लगाएगा 1 लगाएगा 2 पर, P1 लगाएगा P2 पर, प्लस F3 2 जो P3 लगाएगा P2 पर, प्लस जो सराउंडिंग लगाएगा P2 पर, सारा रियल फोर्सेस, उसका फैक्टर सम F2 एक्सटर्नल हो गया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड पार्टिकल लगाएंगे न्यूटन्स लॉ इनर्शियल फ्रेम में, M3A3I हो जाएगा नेट फोर्स ऑन पार्टिकल P3 F3, दैट इज सेम एज F1 3 जो P1 लगाया P3 पर, प्लस P2 लगाया P3 पर, प्लस जो सराउंडिंग लगाया रियल फोर्सेस अदर देन दीज टू पार्टिकल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, जिसका फैक्टर सम F3 एक्सटर्नल है। और एन पार्टिकल होगा तो जनरलाइज करेगा, आगे तक कंटिन्यू करेगा इन तक, बट हम समझाने के लिए तीन ही पार्टिकल लेकर समझा रहे हैं, जिस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, ठीक है। इसको हम न्यूटन सबको क्या करते हैं, तीन ही पार्टिकल का लिख रहे हैं। और एन पार्टिकल तो होगा तो और भी टर्म्स जाएगा, ANI तक जाएगा, A4I M4A4I M5A5I एंड सो ऑन, MN ANI स्मॉल एन इंडेक्स, ठीक है। तो तीन ही दिखा रहे हैं समझाने के लिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एडिंग ऐड करेंगे, देखिए तो क्या मिलेगा हमको, इधर भी ऐड करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे, इधर ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 से लेके अब हम 1 से n तक कर देते हैं, ठीक है, इंटू MN ANI। ये n नॉन इनर्शियल फ्रेम डिनोट नहीं करता है, ये डिनोट करता है जस्ट ये इन पार्टिकल का इंडेक्स, दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन वेक्टर नेट फोर्स ऑन दीज n पार्टिकल्स 1 से n, समेशन ऑफ दीज टर्म्स। अब इधर जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ेंगे। अब ये कंसेप्ट से यहाँ देखिए इन दोनों का फैक्टर सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों का फैक्टर सम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों का फैक्टर सम भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। पेयर वाइज ऐड करके 0 कर देगा, बच जाएगा खाली ये सब बचेगा, दैट्स ऑल। यानी इसको जोड़ने का मतलब कि इसको जोड़ेंगे, ये सब कट जाएगा, पेयर वाइज कैंसिल आउट कर जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे क्या चीज़, FI एक्सटर्नल हो जाएगा, I1 से लेके कहाँ तक, n तक हो जाएगा। ये जो लास्ट इक्वेशन मिला ना, ये वाला इक्वेशन, इसी को कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ एन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स ओबेइंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, इसको ऐसे लिखेंगे, फाइनली देखिए ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है सर, क्लियर है एकदम। ये लास्ट इक्वेशन यहाँ मिला, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। अब इसमें खाली इसको हटा दे रहे हैं, खाली इसको लिखते हैं, इसका भी यूज़ नहीं रहा, ठीक है। हम लोग को मिलेगा ये इक्वेशन, देखिए MI यहाँ पर स्मॉल आई होगा, सॉरी यहाँ पर आई स्मॉल आई होगा, I1 से n तक गलती से n लिखा गया था, ठीक है, स्मॉल आई हुआ है, ठीक है। तो स्मॉल आई AI 1 to n vectors of these forces 1 to n, ठीक है, ऑलराइट।
ये देखिए हम लोग 3 पार्टिकल जो लिए थे लेकिन n पार्टिकल पे जनरलाइज कर दिया इसको, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसा अभी हम बोले थे, इसी बोलेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ n इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स and interacting particles exerting forces on each other in accordance with Newton's third law. इसको बोलेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन और a collection of n interacting particles of n interacting particles. Interacting particles meaning what? Particles exerting forces on each other. And internal forces obeying Newton's third law. ठीक है, इसी को ये कहा जाता है, ठीक है, फाइन। अच्छा मिटाते हैं इसको, ठीक है। बस देखिए ये जो वेक्टर फॉर्म है, अच्छा ये जो है ये क्या है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एन पार्टिकल्स, है ना। इसी को बोलेंगे, ये जो क्वांटिटी देख रहे हैं राइट साइड में, जो क्वांटिटी देख रहे हैं इसी को एफ एक्सटर्नल बोलेंगे, टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द एन पार्टिकल सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। इसमें इंटरनल फोर्सेस पेयर वाइज कैंसिल हो गए जैसा बताया, खाली एक्सटर्नल फोर्सेस जो सराउंडिंग लगा रहा है बाहर से वही टर्म आएगा इसमें, ठीक है ना। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऐसा हो गया, देखिए इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हो गया समेशन ओवर एफ आई एक्सटर्नल 1 से n तक, दैट इज सेम एज एफ एक्सटर्नल, ओके। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। लेकिन देखिए न्यूटन्स लॉ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय में ये जो आपका जो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन का वेक्टर फॉर्म में यूज़ होता नहीं है, होता है स्केलर फॉर्म में। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मैंने जो न्यूटन सेकंड लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं तो मैंने ये जो कंबाइंड इक्वेशन लिखे है वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन न्यूमेरिकल में डायरेक्टली इस फॉर्म में यूज़ नहीं होता है। वेक्टर फॉर्म में प्रूव किया गया है, यूज़ होता है स्केलर फॉर्म में। समझ गए बात क्या बोल रहा है मैंने? जैसे कि जनरली ये फैक्ट है फिजिक्स में, जो फिजिकल प्रिंसिपल्स होता है वो डिराइव होता है वेक्टर फॉर्म में, लेकिन यूज़ होता है स्केलर फॉर्म में। डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में न्यूटन लॉज ऑफ फिजिक्स यूज़ होता नहीं है न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में ज़्यादा हम लोग जो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सॉल्व करते हैं उसको मैंने स्केलर फॉर्म में, समझ गए। सो इस चीज़ को थोड़ा हम लोग अब क्या करेंगे कि स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, ये जो कंबाइंड इक्वेशन जो वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं ये वेक्टर फॉर्म में है। इट इज इक्विवेलेंट टू 3 स्केलर इक्वेशंस, वन अलोंग ईच कोऑर्डिनेट डायरेक्शन। इट इज इक्विवेलेंट टू 3 स्केलर इक्वेशंस, वन अलोंग ईच कोऑर्डिनेट डायरेक्शन। अगर मान लीजिए हम इसको एक्स डायरेक्शन में कंबाइंड इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो हर तरफ क्या करेंगे, सारे एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स टर्म्स का एक्स कॉम्पोनेंट ले लेंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, इसको लिखेंगे एम आई ए आई एक्स। ए आई एक्स क्या है बताइए? एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम कैपिटल आई, दैट इज सेम एज समेशन ऑफ ऑल द एक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द पार्टिकल एफ एक्स आई। आई पार्टिकल का इंडेक्स है n तक, यहाँ भी आई जाएगा 1 से n तक, and that is same as x component of net external force on the system। ये हो गया कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग x डायरेक्शन, ठीक है। उसी तरह से अगर हम कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन y डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं अलोंग y डायरेक्शन तो क्या लिखेंगे? एम आई ए आई वाई, ठीक है। अगेन स्मॉल आई का इंडेक्स क्या होगा? 1 से लेके n तक होगा।
इधर जोड़ेंगे तो इस साइड भी कंपोनेंट ले लेंगे वाई कंपोनेंट का, या नहीं तो क्या लिखेंगे, वाई कंपोनेंट ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल लिखेंगे, वाई कंपोनेंट ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल, ऐसा लिखेंगे। क्लियर एकदम। और फाइनली अगर जेड कंपोनेंट लेंगे इस दोनों तरफ का, अगर जेड कंपोनेंट लेंगे दोनों तरफ का इक्वेशन का, तो क्या लिखेंगे, एम आई ए आई जेड 1 से लेके एन तक, दैट इज सेम एज समेशन ओवर एफ आई एफ जेड आई एक्सटर्नल 1 to n, that is same as the z component of net external force on the particle। समझ गए। ये हो गया combined equation of motion along z direction, ये हो गया combined equation of motion along y direction, ये हो गया combined equation of motion along x direction। समझ गए बात समझे। इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में हम कंबाइंड इक्वेशन मोशन लिख सकते हैं, x के लॉन्ग, y के लॉन्ग, z के लॉन्ग, या कोई और डायरेक्शन भी लगा सकते हैं। उसमें भी हम क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में एक्सप्रेशंस लेंगे। समझ गया ना क्या बोले, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये हम लोग जो कंबाइंड इक्वेशन लिखे हैं, x के लॉन्ग, y के लॉन्ग, z के लॉन्ग, कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग लगाया है। मान लीजिए कोऑर्डिनेट हम कंबाइंड इक्वेशन लिखना चाहते हैं किसी और डायरेक्शन में, ना वो x कोऑर्डिनेट है, ना y एक्सिस है, ना x एक्सिस है, ना z एक्सिस है। ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में यही करेंगे, जैसे मान लीजिए x एक्सिस में लिखे तो सारा फोर्सेस और एक्सप्रेशन x डायरेक्शन में लेंगे। अगर y डायरेक्शन में कंबाइंड इक्वेशन लिखे तो सारा फोर्सेस का, सारा एक्सप्रेशन का y कंपोनेंट लिखेंगे। अगर z डायरेक्शन लगाएंगे, न्यूटन्स लॉ कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे तो सारा एक्सप्रेशन और फोर्सेस को हम z डायरेक्शन में लेंगे। तो वही रूल हम लगा देंगे किसी और डायरेक्शन में। मान लीजिए इस डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं हम कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसी सिस्टम पर, वो ना x एक्सिस है, ना y एक्सिस है, ना z एक्सिस है। इस केस में क्या होगा, जैसे यहाँ लिखे थे वैसे वहाँ लिखेंगे, मेथड सेम रहेगा, कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। इसको लिखेंगे समेशन ओवर क्या, एम आई ए आई आपका वेक्टर फॉर्म नहीं है, स्केलर फॉर्म है, आई 1 से n तक है। ठीक है, ये हो जाएगा एफ आई एक्सटर्नल, हाँ 1 से n तक, ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल, है ना, यहाँ डैश कर देता है या 0 कर देता है। यहाँ पर ए आई क्या है बताइए, component of acceleration of ith particle along this direction with respect to inertial frame। जैसे x एक्सिस को लगाया था, एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन लेते थे, पॉइंट का जो एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम में है उसका कंपोनेंट along x डायरेक्शन लेते थे, y के लगाते थे एक्सेलरेशन y डायरेक्शन लेते थे, z डायरेक्शन लगाते थे z डायरेक्शन लेते थे। तो किसी डायरेक्शन लगा रहे हैं तो सारा एक्सेलरेशन जो होगा पार्टिकल का, तो हर पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा इनर्शियल फ्रेम में उसका कंपोनेंट along दिस डायरेक्शन, वही ये होगा। और ये भी वही मीनिंग है, ये भी क्या होगा, पार्टिकल पर जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सबका कंपोनेंट का सम अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये भी समझ गए, सिस्टम पर जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसका सारे कंपोनेंट का सम, नेट एक्सटर्नल फोर्स का कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में कंबाइंड इक्वेशन हम लिख रहे हैं। ये अब कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया उस डायरेक्शन के लिए। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए कंबाइंड इक्वेशन में जो हम लोग डिराइव किए अभी जो लोग डिराइव किए हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम समराइज कर देते हैं। ठीक है ना, वी समराइज ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहला चीज
लोग जैसा अभी हम स्टेट किया था शुरू में, कंबाइंड इक्वेशन मोशन हम लोग इनर्शियल फ्रेम में लिखेंगे, यानी ग्राउंड फ्रेम में। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, चाहे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगा सकते हैं, सूडो फोर्स इंक्लूड करेंगे, लेकिन हम लोग ये रूल फॉलो करेंगे। हम लोग कंबाइंड इक्वेशन मोशन हमेशा इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस में लिखेंगे, यानी ग्राउंड फ्रेम में लिखेंगे। सी मीनिंग कंबाइंड इक्वेशन। Always written with respect to IRF, that is G frame. G frame meaning ground frame, ठीक है। Now, what does the first condition imply? First condition ये imply करता है कि ये करता है कि चूंकि हम लोग ग्राउंड फ्रेम में लिख रहे हैं इनर्शियल फ्रेम में, कंबाइंड इक्वेशन मोशन में कोई सूडो फोर्स अपीयर नहीं करेगा, ठीक है। सूडो फोर्स तब अपीयर करता है जब उसको हम न्यूटन्स लॉ लगाते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, लेकिन हम लोग इनर्शियल फ्रेम में लगा रहे हैं, तो उसमें कोई सूडो फोर्स नहीं आएगा, खाली रियल फोर्सेस आएगा। सो नो सूडो फोर्स टर्म्स appear, no pseudo force terms appear in combined equation of motion। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए व्हाट इज द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि खाली रियल फोर्सेस आएगा, वो भी कौन सा, इंटरनल की एक्सटर्नल, खाली एक्सटर्नल फोर्सेस आएगा, क्योंकि अभी हम लोग डेरिवेशन में देखे थे कि इंटरनल फोर्सेस पेयर वाइज कैंसिल हो जाता है, हम लोग अभी देखे थे। तो थर्ड पॉइंट ये है, ओनली रियल एक्सटर्नल फोर्सेस, only real external forces appear in combined equation of motion। इसको भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, चूंकि इनर्शियल फ्रेम लगा रहे हैं इसलिए खाली रियल फोर्सेस आएगा, और हम लोग कंबाइंड इक्वेशन में हर पार्टिकल का न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन जोड़े थे, तो इंटरनल फोर्सेस पेयर वाइज कैंसिल हो गया था, इसे खाली इंटरनल फोर्सेस भी चला गया, खाली एक्सटर्नल फोर्सेस अपीयर करेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। किसी को बोलेंगे इंटरनल फोर्सेस हैव बीन बाईपास्ड व्हाइल सेटिंग अप द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इंटरनल फोर्सेस हैव बीन बाईपास्ड, ठीक है। इसी को बोलेंगे क्योंकि खाली एक्सटर्नल फोर्सेस अपीयर करता है, सो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इंटरनल फोर्सेस हैव बीन बाईपास्ड। Forces have been internal forces have been bypassed, इंटरनल फोर्सेस को हम लोग बाईपास कर दिए, हट गया ना। अच्छा, फोर्थ टर्म ये याद रखिएगा कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग जब किसी डायरेक्शन में लगाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जैसा भी हम बोले थे आपको, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्टली यूज होता नहीं, होता है स्केलर फॉर्म में ही। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज रिटन इन एन पर्टिकुलर डायरेक्शन, is written along a particular direction, is written along a particular direction। अच्छा, एक और पॉइंट है कि जो भी एक्सप्रेशन वाला टर्म्स आएगा, जैसे समेशन एम आई, जैसे मान लीजिए कंबाइंड इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में लिखते हैं, कंबाइंड इक्वेशन स्टेटमेंट क्या था, समेशन एम आई ए आई एक्स इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। ए आई एक्स है उसमें, वो क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। उस तरह से मान लीजिए कंबाइंड इक्वेशन लिखे वाई डायरेक्शन में, समेशन एम आई ए आई वाई इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन। उसमें ए आई वाई क्या है, वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ith पार्टिकल ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इन सारे ए आई एक्स ए आई वाई ए वाई जेड इसको एक्सेलरेशन टर्म्स लिखते हैं, समझ गए। So all the acceleration terms appearing in the combined equation of motion have to be taken with respect to ground frame। all the acceleration terms appearing in combined equation of motion
have to be taken with respect to inertial reference frame. So इस पॉइंट को बहुत ध्यान देना है, बहुत वाइटल पॉइंट है ये. All the acceleration terms appearing in combined equation of motion have to be taken with respect to inertial reference frame. समझ गए? Is it clear? ये बहुत वाइटल एस्पेक्ट है. कारण क्या है? कारण कि हम लोग न्यूटन सेकंड कंबाइंड इक्वेशन इनर्शियल फ्रेम में लगा रहे हैं. अगर इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करेंगे सारा एक्सेलरेशन भी इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई के रेस्पेक्ट में हम लेंगे. ठीक है, यहाँ जाके आपको हम ये पूरा कंसेप्ट समझा दिए हैं. ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन मोशन का पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया गया है आपको. ठीक है, जो लास्ट पॉइंट में है समराइजेशन क्या करेंगे देखिए, इसको मिटा देते हैं. ठीक है, तो इसमें वैसे लास्ट पॉइंट बोलेंगे हम. लास्ट पॉइंट बोलेंगे कि मान लीजिए मेरे पास एन बॉडी सिस्टम है, सिस्टम एन मटेरियल बॉडीज़ है, उसका कंबाइंड इक्वेशन सेटअप करना है किसी डायरेक्शन में. तो व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना पड़ेगा? मेथड फॉर सेटिंग ऑफ द कंबाइंड इक्वेशन. कंबाइंड इक्वेशन, सी मीनिंग कंबाइंड इक्वेशन. in a particular direction. Say x axis, मान लीजिए x डायरेक्शन में लिख रहे हैं. Say x axis, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहला चीज डिसाइड द सिस्टम. सिस्टम को डिसाइड कीजिए. सिस्टम डिसाइड कैसे कीजिएगा? प्रॉब्लम से पढ़ के आपको पता चलेगा कौन से सिस्टम डिसाइड करें. सिस्टम डिसाइड हो गया, उसके अलावा जो कुछ भी है सराउंडिंग हो गया. ठीक, उसका क्या कहिए? सिस्टम में जितना बॉडीज है सबका इंडिविजुअल फ्री बॉडी बनाइए इनर्शियल फ्रेम में. ड्रॉ द FBD of each particle, each body of the system. Body or particle, each body or particle of the system. उसमें FBD हम लोग चूंकि बना रहे हैं इनर्शियल फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में, खाली उसमें रियल फोर्सेस अपीयर करेगा. फिर क्या करेंगे? जो जो फोर्सेस है जो FBD बनाए, जो जो इंटरनल फोर्सेस है आउट ऑफ कंसिडरेशन हो गया, वो कंबाइंड इक्वेशन में अपीयर नहीं करेगा. तो all the internal forces have to be disregarded, neglected. Okay, so ignore all the internal forces. Ignore all the internal forces. ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे? जिस डायरेक्शन में कंबाइंड इक्वेशन लिख रहे हैं उसको लिख देंगे. जैसे अगर हम एक्स एक्सिस को लिख रहे हैं जैसा बोले तो ऐसा लिख देंगे. MI/AIX 1 से n equal to net external x component of net external force on the system, which is the sum of external forces on each particle of the system. Sum of x components of all the real forces acting on the particles of the system. Sum of x components of all the real external forces acting on each particle of the system. And so on and so forth. This is the combined equation of motion of x direction. जैसा कि पहले हम स्टेट कर चुके हैं, जो सारा एक्सेलरेशन टर्म्स है they all have to be taken with respect to inertial frame or reference, यानी ग्राउंड फ्रेम में जिस फ्रेम में लगा रहे हैं, जिस इनर्शियल फ्रेम में लगा रहे हैं उसको कंबाइंड इक्वेशन, उसी इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में सारा एक्सेलरेशन हमको लेना होगा. ये तो हम जान ही रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं आपको शुरू में ही न्यूटन्स लॉ के इंट्रोडक्टरी वीडियो में. एक इंस्टेंट पर एक पार्टिकल का दो इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन सेम होता है.
कोई भी इनर्शियल फ्रेम में ith पार्टिकल का जो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होगा वही ये वाला टर्म है। फिर इसको लिख के फिर इसके बाद से क्या करेंगे कि सेटअप कर जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से आपको बता दिया 19वां सेशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कंबाइंड इक्वेशन मोशन का पूरा डिटेल थ्योरी आपको हम समझा दिए हैं। ठीक है, अगला वीडियो से क्या करेंगे, हम हर तरह का प्रॉब्लम टेकअप करेंगे। विल टेकअप ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम द 20th वीडियो। ओके, इसको अच्छा से गो थ्रू कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, एक्सप्लेन कर देंगे उसको। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, चलिए।